नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम की इस अंक में। दोस्तों, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। 11 बजे तक लगभग 25.5% के आसपास मतदान हो गया था। ये एवरेज है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ में कम है। और काफी कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी निकल कर आ रहे हैं जहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और उसमें ऑफ कोर्स कई तो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो अपने आप में, जिसे आप कह सकते हैं कि काफी कम्युनल हैं और काफी हद तक सांप्रदायिक स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग तो एक तरह से नेत्रहीन हो गया है, तो उन्हें दिखाई देता नहीं है। जैसे कि योगी जी अब बंगाल में जाके बोल रहे हैं कि जैसे रावण के काल के अंदर ऋषि मुनियों को तंग किया जाता था, उनका यज्ञ भंग कर दिया जाता था, ममता दी के टाइम में भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि रावण के समय में होता था। अब चुनाव आयोग को ऐसे जो सारे के सारे स्टेटमेंट हैं वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, संविधान आरक्षण और कहा जाए अग्निपथ के बारे में कुछ बोला जाए तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। दूसरी बात, खट्टर काफी परेशान है हरियाणा में, क्योंकि उनके सामने एक बहुत यंग कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है दिव्यांशु बुद्धि राजा। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो है वो जिस गांव में जाते हैं वहां पर उनको एक ही शब्द सुनने को मिलता है, राजा राजा बुद्धि राजा, राजा राजा बुद्धि राजा। उसका कह के स्वागत किया जाता है और खट्टर के काफिले गांव के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश बाबू ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि जब तक जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं, यानी कि मैं विश्राम नहीं करूंगा, बैठूंगा नहीं। अब केजरीवाल का स्टेटमेंट फिर से वोट देने के बाद आता है कि मैंने आज तानाशाही के खिलाफ वोट किया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि मैंने आज तानाशाही के खिलाफ वोट किया है। मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ आए हैं आज के सुबह सुबह की, प्रियंका गांधी की बेटे और बेटी ने मत डाला है, रेहान और मिराया। मुझे भी सच कहूं तो इतने नामों का इतना ज्ञान नहीं था, तो आज मुझे पता लगा उनके फोटोग्राफ भी आए हैं। हालांकि पब्लिक लाइफ में उनके फोटोग्राफ्स आते नहीं है। उनके लड़के बेटे का नाम रेहान है, बेटी का नाम मिराया है, और दोनों ने वोट किया है, दिखाया उसके अंदर। और उनका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, रेहान का और मिराया का। वो कहते हैं कि हमने दरअसल संविधान की और आरक्षण की सुरक्षा के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए और महंगाई के खिलाफ फाइट करने के लिए वोट किया है। मुझे लगता है कि अभी से उस परंपरा में आ गए हैं प्रियंका गांधी के बच्चे, और उनके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। पर बहुत कुछ हो रहा है बातचीत करने के लिए इसी विषय के ऊपर कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे चुनाव को सैबोटेज करने की कोशिश की है और कैसे सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। ये मुद्दा तो है ही, लेकिन हाँ, मैं योगी का स्टेटमेंट फिर से दोहरा देना चाहूंगा। मुझे काफी आपत्तिजनक लगा बंगाल के अंदर कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रावण के काल में जिस ढंग से ऋषियों मुनियों को तंग किया जाता था, उनके यज्ञ को भंग कर दिया जाता था, ममता के टाइम में कुछ वैसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ममता को उन्होंने जो संज्ञा दी है, रावण की संज्ञा दी है एक किस्म से। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और एक बात और है कि योगी के मुंह से कभी भी कोई दूसरे शब्द निकलते नहीं, सिर्फ धर्म के बारे में बात करते हैं। मटके हैं, पता नहीं कितने पढ़े लिखे, मुझे पता नहीं इस बात को, लेकिन जब देखो धर्म की बात करते हैं, इसके अलावा उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। कुछ ऐसे ही है जैसे आप किसी शेफ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो वो सब्जी भाजी के घुमा फिरा के वहीं पे आ जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से डॉक्टर शुजात अली सर, आपका स्वागत है। गुजरात से राजेश ठाकर जी सर, आपका भी स्वागत है। भोपाल से डॉक्टर राकेश पाठक जी सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राकेश अचल जी ग्वालियर से, सर आपका स्वागत है। और उत्तराखंड से, बीच बीच में दिल्ली से भी वीरेंद्र सेंगर जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़े कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राकेश पाठक जी, उनको भी शायद काफी शोज पे जाना, तो मैं पहले आपको आमंत्रित कर लेता हूं सर। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, पर मुझे एक बात जरूर कहनी है। सलाम है हिंदुस्तान को, सलाम है हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि इतने सारे विरोधाभासों के बावजूद, इतने सारे क्या कहते हैं कि प्रपंच और पाखंडों के बावजूद, शायद वो अपने जीवन का एक सबसे निर्णायक मत देने जा रही है। मुझे नहीं पता कहां जाएगा,
लेकिन शायद ये सबसे निर्णायक मत होगा 75 सालों में। ये इस बात का भी निर्णय करेगा कि क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा या रह पाएगा और आगे चलकर और सुदृढ़ होगा। राकेश पाठक जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। और इस बार का चुनाव बिल्कुल ठीक कहा आपने, संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और इसको बचाने के लिए जनता सड़कों पर निकल आई है, मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है, इसे अगर जानना है तो किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, किसी सर्वे की जरूरत नहीं। इसे जानने के लिए सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के, अमित शाह जैसे नेताओं के बयानों को सुन लेना पर्याप्त होगा। उनके बयान ये बता देंगे कि उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है, जनता ने कालीन खींचना शुरू कर दिया है। आपने जिस बयान का जिक्र किया कि वे रावण के जरिए ममता बनर्जी को रावण का प्रतीक लेकर ये कह रहे हैं ऋषि मुनियों को उपद्रव करके व्यवधान डालते थे उनकी तपस्या में। सबसे पहले उनसे ये पूछना पड़ेगा, इस युग में, इस कली काल में ऋषि मुनि कौन है? क्या वे अपने आप को ऋषि मुनि मान रहे हैं? और वे मान सकते हैं, क्योंकि उनका सर्वोच्च नेता खुद को अविनाशी, अजर अमर घोषित कर चुका है। 2 दिन पहले तक तो बात इतनी सी थी कि वे दैवी शक्तियों से विभूषित हैं, परमात्मा ने उन्हें किसी विशेष काम के लिए, विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए भेजा है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा भगवान भी बुलावा नहीं भेजेगा। लेकिन कल उन्होंने खुद को अविनाशी भी कह दिया है। हम सब जानते हैं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अविनाशी तो सिर्फ ईश्वर है। देवादिदेव महादेव को अविनाशी कहा जाता है, उनका एक नाम अविनाश भी है। यद्यपि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दिनेश जी, आप सब विद्वान हैं, जानते हैं कि हर युग में, हर दौर में एक न एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसे लगता है कि वो अविनाशी है, वो अवतार है। एक प्रतीक आप देखिए दिनेश जी, इसी काशी और इसके पास रूस देश जो आज का मिर्जापुर है, वहां पर द्वापर में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। उसे भी जब भ्रम हो गया था कि वो अवतार है और वो खुद को कृष्ण कहने लगा था। संयोग की बात यह है कि वो काशी का ही था जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आते हैं। संयोग ये था कि उसके पिता का नाम भी वासुदेव था और भगवान कृष्ण के नाम का भी। तो उसने घोषित कर दिया कि असली कृष्ण तो मैं हूं। उसने लकड़ी के 2 हाथ और लगवा लिए, 4 हाथ का बन गया। मोर मुकुट कृष्ण जैसा पहन लिया, सारी वेशभूषा उसने भगवान कृष्ण जैसी कर ली। यहां तक भी ठीक था, भगवान ने कहा ठीक है, कोई होगा, मजे करने दो उसे। लेकिन उसका हौसला इतना बुलंद था कि उसने द्वापर को संदेश भेजा, अपना दूत भेजा द्वापर में भगवान कृष्ण के दरबार में, और उनसे कहा दूत ने जाकर कि भाई तू है कौन? असली कृष्ण तो हमारा राजा है, पौंड्रक में जो काशी नरेश और पौंड्रक का नरेश है, तो इसलिए तुम उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं नहीं स्वीकार करता। तो उसने कहा युद्ध के लिए तैयार रहो। नियत तिथि पर भगवान कृष्ण पहुंचे और उधर से पौंड्रक 2 अक्षोहिणी सेना के साथ, वही कृष्ण का रूप रखकर, वही मोर मुकुट, लकड़ी के 2 हाथ और 2 अक्षोहिणी सेनाएं उसके साथ, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका और उसकी अक्षोहिणी सेनाओं का समापन कर दिया। वो गोलोकवासी हो गया। हर युग में ऐसा होता है। हिरण्यकश्यप को भी लगा था कि वह अवतार है, वही देवता है, वही ईश्वर है। इसलिए इस समय में अगर नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि वे अविनाशी हैं, वे अवतार हैं, तो उनके समर्थकों को, उनकी पार्टी के नेताओं को भी ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वे कर सकते हैं। लेकिन अब सुदर्शन चक्र रूपी ईवीएम मशीन में अंगूठा दबाने, उंगली दबाने वाली जो सुदर्शन चक्र वाली उंगली है, वो मतदाता के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सुदर्शन चक्र आज भारत का मतदाता 6वें चरण में भी वैसे ही घुमा रहा होगा जैसे उसने पिछले 5 चरण में घुमाए हैं। और इसकी 1-2 छोटी वजह हैं जिन पर बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस वक्त। 3 मुद्दे हैं। नंबर 1, पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की प्रशंसा में, कांग्रेस के प्रचार में लड़ा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का उन्होंने इतना प्रचार किया जितना दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कभी किसी विपक्ष के नेता ने, विपक्ष की पार्टी के मैनिफेस्टो का चुनाव सत्ता में बैठे, सत्ता के मुखिया ने नहीं किया होगा।
उनकी ही कृपा से 1 करोड़ डाउनलोड हुए। कांग्रेस का सर्वर बैठ गया था, इतनी बार लोगों ने डाउनलोड करके कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ डाला। प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में अपने किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाते थे जो कि सिरे से झूठे साबित होते रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष का गठबंधन अपने मुद्दों पर अड़ा रहा। उसने एक बार भी अपने मुद्दे से, अपनी लाइन से डिगने का, चिगने का काम नहीं किया। वो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ न्याय, इन सब की बातें करता रहा और आखिरी आग में घी का काम खुद मोदी जी ने किया। अपने दोनों मालिकों का नाम लेकर, अडानी और अंबानी का नाम लेकर, उन्होंने वो गलती की जो किसी समझदार परिपक्व राजनेता से अपेक्षित नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं अडानी अंबानी के पास काला धन है, वो टेम्पो में भरकर, बोरों में भरकर नोटें जाती हैं। एक नया शब्द दिया उन्हें, नोटों का बहुवचन नोटें। और आपको ये भी मालूम है कि काला धन किसके पास है, वो किस माध्यम से जा रहा है। तो उन टेम्पुओं का नंबर आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ से निकलवा लिया होगा आपने। जिसके पास जा रहा है उसका नाम भी आपको मालूम है, वो कांग्रेस पार्टी का शहजादा है। तो भाई साहब, आपकी आईटी, सीबीआई, एनआईए, ईडी ये क्या घुइयां छील रहे थे? क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया अब तक? चलते चुनाव में राहुल गांधी को गिरफ्तार करते काले धन की बोरियों के साथ। हाँ, क्या दृश्य होता साहब, दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती। आपके पास तो सूचना थी ना। आप चलिए अडानी को नहीं पकड़ते, अंबानी को नहीं पकड़ते, पर काला धन का ग्रहीता है, जो ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उसे तो गिरफ्तार कर लेते। इसके लिए कौन सी शी जिनपिंग की इजाजत की जरूरत थी? इसके लिए जो बाइडेन से पूछना था क्या? तो ये वे गलतियां थी जो इस चलते चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने की। हिंदू मुस्लिम कार्ड उनका जनता में चला नहीं, कोई अपील नहीं हुई। आखिरी दिन तक वे कहते रहे, पाकिस्तान को ले आए कि अगर मैं होता तो करतारपुर साहब को शामिल कर लेता। मैं कल से पूछ रहा हूं, काश वे झेलम के युद्ध में भी होते, काश वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में होते, काश वे पलासी के युद्ध में होते, बक्सर के युद्ध में होते, 1857 में होते। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो द्वापर में और त्रेता में भी होते, तो न राम रावण युद्ध होता, न महाभारत होता। वे होते तो या तो खड़े होकर रुकवा देते, 5 गांव पांडवों को खुद दिलवा देते। काश वे होते। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो मोदी जी पूरे चुनाव में यही कहते रहे कि मैं होता तो ये करता। अभी आप हैं ना, बीजिंग पर चढ़ाई कर दीजिए सर, अब भी कर दीजिए। 7वें चरण का मतदान बाकी है सर, 5 दिन हैं। आज ही एक सर्जिकल स्ट्राइक करिए सीधे बीजिंग पर। गलवान अलवान तो यहीं रह जाएंगे, आप तो बीजिंग पर चढ़ाई करिए। आज तो आप हैं ना, 1971 में आप नहीं थे। और हम सब लोग जय जयकार करेंगे सर। दिनेश बोरा साहब, आपको खुदा की कसम है, जिस दिन बीजिंग पर चढ़ाई करें नरेंद्र मोदी, उस दिन स्पेशल एपिसोड चलाना है अपने को। हम सब लोग चारण गान करेंगे उनका, क्योंकि आज वे प्रधानमंत्री हैं और अविनाशी, अजर अमर हैं, अवतार है। और अंतिम बात यह है कि 7 लोग जो अजर अमर माने गए थे, उनमें से 8वां नाम आज से शामिल कर लीजिए। 7 लोग आप जानते ही हैं, श्री हनुमान जी महाराज, परशुराम जी, अश्वत्थामा, वेद व्यास, राजा बलि और एक नाम विभीषण। ऐसे 7 नामों के साथ 8वां नाम नरेंद्र मोदी का शामिल कर लीजिए। धन्यवाद। मैं हूं अभी आपके साथ डिबेट। जी जी।